Hello students, how are you all? Students, today we are going to discuss chapter number 11 of class 10th science textbook. And the name of the chapter is The Human Eye and Colorful World. ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट के लिए सिर्फ ऐसा प्रेडिक्ट कर लीजिए कि ये वर्ल्ड में कोई कलर्स नहीं है, पूरा वर्ल्ड ब्लैक एंड वाइट है, तो कैसा लगेगा? देखना भी हमको पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि हम देखते किससे है, तो वो है आइस। ठीक है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हमारे लोग के पास होता है, उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं वो आइस है। हम चल पा रहे हैं अच्छे से तो आइस से, वरना दीवार से टकरा जाते। हम कहीं भी, अगर हमको कहीं जाना है तो साइन बोर्ड देखते हैं किससे, तो क्या आइस से। ठीक है, फिर अगर किसी को पहचानना हो, वो इंसान का चेहरा देखना हो, तो उसे किस तरीके से पहचानते हैं? आइस से। तो आइस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे आते ही है। तो ये जो प्रेजेंटेशन आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपको प्रेजेंटेड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मोदी एकेडमी। ठीक है, तो ये मोदी एकेडमी से बनाया हुआ ये प्रेजेंटेशन है। बहुत हद तक ये आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा देगा। ठीक है, दूसरी बार आपको टेक्स्ट बुक खोल के समझने की जरूरत नहीं होने वाली है। ओके, तो सिर्फ खाली एक चीज करनी है, आपको अटेंशन पे करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। द ह्यूमन आई मतलब इंसान की आंखें। द ह्यूमन आई इज एन ऑर्गन दैट रिएक्ट्स टू लाइट। अभी ह्यूमन आई एक ऐसी चीज है जो लाइट पे रिएक्ट करती है एंड सर्वल पर्पसेस, और दूसरी बहुत सारी चीज पे रिएक्ट करती है। ठीक है, अ सेंस ऑर्गन, द मैमेलियन आई अलाउस विजन। अभी ये एक सेंस ऑर्गन है जिसके ऊपर एक मैमेलियन की आई विजन दिखाती है। ठीक है, रॉड और कॉन, रॉड एंड कॉन सेल्स इन रेटिना allow conscious light perception and vision, including color, differentiation and the prescription of depth. अभी क्या होता है, जो इंसान की आंखें होती है उसके अंदर रॉड और कॉन सेल्स करके दो सेल्स होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। अभी उनका काम क्या है कि कौन सा कलर है उसको पहचानना, वो जो इमेज हमको दिख रही है उसके अंदर कौन से पार्ट में कितनी डेप्थ है, ये चीज़ भी पहचानना वो सेल्स का ही काम होता है। दोनों का काम डिवाइडेड है। ठीक है, सो कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। हमको डेप्थ पता चलती है वो कौन सेल से चलती है, कलर पता चलता है वो रॉड सेल से चलता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाला है डीपली, सो डोंट वरी। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ जाने वाला है। ओके, तो द ह्यूमन आई कैन डिस्टिंग्विश अबाउट 10 मिलियन कलर्स। अभी ह्यूमन की आंखें जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, डिफरेंट डिफरेंट उसकी टोन्स को पहचान सकती है। अगर हम लोग नंबर में गिने कि ह्यूमन आई कितनी चीज़ें, कितने कलर्स, कितने ट्यून्स, कौन कौन से शेड्स किसको पहचान पा रही है, तो वो गिन के करीबन 10 मिलियन कलर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टोन सबको पहचान पाती है ह्यूमन आइज। तो ये यहां तक हमने यही समझा है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द आई वर्क इन ए मैनर सिमिलर टू ए कैमरा। अभी आंख के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कैमरा के जो होते हैं वो काम करता है। ठीक है, तो आई और कैमरा में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। कैमरा में भी सब चीज़ें इमेजेस कैप्चर होती है। ठीक है, हमारे आंखों में भी वही काम तो होता है, हम भी देख पा रहे हैं तो किससे? आइस से, और करीबन उसकी तरह ही काम करता है लाइक ए कैमरा। ठीक है, ईच पार्ट प्लेस एन विट्रल रोल इन प्रोवाइडिंग क्लियर विजन। अब आंख के सभी, करीबन सभी के सभी छोटे से छोटा पार्ट भी काम क्या करता है कि वो हमको एक क्लियर विजन अवेलेबल करवा सके। ठीक है, सो थिंक ऑफ आई एज अ कैमरा विद द कॉर्निया। यहाँ पे हमको आइस को एक कैमरा है उस तरीके ही सोचने को बोला गया है, और वो कैमरा में कॉर्निया भी है ऐसा भी बताया गया है।
बिहेविंग मच लाइक लेंस कवर, और कॉर्निया यहाँ पे लेंस कवर की तरह ही एक्ट करता है एज द आई मेन फोकसिंग एलिमेंट, और आई को मेन फोकसिंग एलिमेंट भी कहा गया है। द कॉर्निया टेक्स वाइडली डाइवर्जिंग रेस ऑफ लाइट एंड बेंड्स देम थ्रू द प्यूपिल। अभी कॉर्निया क्या करता है, जो वाइड डाइवर्जिंग रेज उसकी तरफ आती है ना, उसको डाइवर्ज करके वो लेंस के तरफ, प्यूपिल की तरफ डाइवर्ज करता है, ठीक है। द डार्क राउंड ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ colored iris, the iris and pupil act like the aperture of camera। अभी यहाँ पे हमको बता दिया गया है कि iris और pupil वो aperture of camera की तरह काम करते हैं, ठीक है। Next in line is the lens which acts like the lens in a camera। अभी हमको बता दिया गया है lens भी उसी तरीके से काम करता है जैसे lens in a camera काम करता है, ठीक है। Helping to focus light to back of the eye, जो हमको फोकस, लाइट फोकस करने में मदद करता है, ठीक है। नोट दैट द लेंस इज अ पार्ट विच बिकम्स क्लाउडी। अभी हमको बता दिया कि लेंस क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, टाइम के साथ, एंड इज रिमूव ड्यूरिंग कैटराइट सर्जरी, और उसको रिमूव करना पड़ता है जब कैटराइट सर्जरी होती है तब। टू बी रिप्लेस बाय एन आर्टिफिशियल इम्प्लांट नावेडेज, और उससे रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन आर्टिफिशियल इम्प्लांट इन दिनों नावेडेज, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कंपैरिजन बिटवीन कैमरा एंड आई। अभी यहाँ पे ये स्लाइड में हमको दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, एक साइड है कैमरा और दूसरे साइड है आइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंपैरिजन करने को बोला गया है कैमरा और आई के बीच में। तो आप देख पा रहे होंगे कि करीबन सभी कंपोनेंट्स सिमिलर ही है। कैमरा में भी लेंस है, आइज में भी लेंस है, लाइट एंटर होती है कैमरा में से तो आइज में भी लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। कैमरा में फिल्म होती है तो आइज में ऑप्टिक नर्व है, रेटिना है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत कुछ सिमिलर होता है कैमरा और आई के बीच में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द ह्यूमन आई फिगर। अभी हमको आइज कैसी होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, वो सभी ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा। इतने सारे पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है स्केला, ठीक है। तो यहाँ पे स्केला, ये जो वाइट पार्ट होता है ना उसको स्केला बोलते हैं। तो स्केला का पूरे आई को, आई बॉल को सराउंडेड वाइट पार्ट जो होता है उसको स्केला बोलते हैं, लेकिन ये कॉर्निया को सराउंड नहीं करता है, ठीक है। फिर आइरिस है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, कॉर्निया है, ठीक है। फिर सिलरी बॉडी है, फिर ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक डिस्क है। अब ये ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्टिक नर्व का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाना, जो उसने कैप्चर किया है वाइल सीइंग, ठीक है। जब आंख देखती है तो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनते हैं और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसमिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। नाउ while मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल, ठीक है। अब आइरिस और प्यूपिल क्या करते हैं वो हमको इस स्लाइड से पता चलेगा, ठीक है। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइस। अब आइरिस क्या करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आइस के अंदर एंटर होना चाहिए, या फिर कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर एंटर करेगा वो सही आंख के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। द आइरिस ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल। अब आइरिस ऑटोमेटिकली प्यूपिल की साइज को एडजस्ट करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई। और किस बेस पे होगा ये कि वो जो लाइट एंटर कर रही है अंदर आंख के अंदर उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय आई इज लार्ज, अगर जो लाइट एंटर कर रही है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आइरिस कॉन्ट्रास्ट द प्यूपिल। आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रास्ट कर देगा, ठीक है, एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और इस तरीके से जो लाइट एंटर हो रही है आंख के अंदर उसको कम कर देगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, और अगर हम लोग उसी टाइम पे जो लाइट एंटर कर रही है उसकी इंटेंसिटी कम हुई तो क्या करेगा, द आइरिस एक्सपांड्स द प्यूपिल।
आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को एक्सपांड कर देगा सो दैट मोर लाइट में एंटर द अर आइस, और इस तरीके से ज्यादा लाइट आइस के अंदर एंटर हो सकती है, ठीक है। द एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ प्यूपिल टेक्स सम टाइम। अब ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसके अंदर कुछ समय जा सकता है, ठीक है। नॉर्मल आई। अब फ्रेंड्स हम सब ने हमारी आंखें आईने में भी तो देखी होती है, ठीक है। तो वो किस तरीके की दिखती है नॉर्मली, अगर कुछ इरिटेशन नहीं हो रहा है, कुछ इचिंग नहीं हो रहा है, तो क्या होता है आंख के साथ, कैसी दिखती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है, बस सिंपल है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी फ्रेंड्स ये वाली स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर दो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट पिक्चर है, जो ऊपर वाला है, उधर साइड पे लिखा है व्हेन वन साइड लाइट इज डिम। अभी डिम लाइट आ रही है तो क्या होगा, द प्यूपिल बिकम लार्ज, तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, साइज उसकी बढ़ जाएगी। आप देख पा रहे होगे कि कितना बड़ा प्यूपिल है, ठीक है। और अब जब हम लोग सेकंड इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन आउटसाइड लाइट इज ब्राइट, जब बाहर की लाइट जो अंदर एंटर कर रही है वो ब्राइट है, ज्यादा है, तो क्या होगा, तो प्यूपिल बिकम स्मॉल, तो प्यूपिल की साइज बहुत छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाया गया है ये स्लाइड में हमको। रॉड्स एंड कोन्स, जैसे कि हमने ये स्लाइड के स्टार्टिंग में देखा था रॉड्स और कोन्स के बारे में, ठीक है। तो वो हमको पता है कि वो दो टाइप ऑफ सेल्स हैं जो रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं। तो अब उसके बारे में हम लोग ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे। द रेटिना ऑफ आवर आई हैज लार्ज नंबर ऑफ लार्ज सेंसिटिव सेल्स। अभी यहाँ हमको बताया है कि हमारी आंख में जो रेटिना होता है उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, यानी वो सेल्स जो लाइट पे काम करते हैं, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स ऑन द रेटिना। अभी यहाँ पे लिखा है कि दो टाइप्स के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, जिसका नाम है कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है। अब इसका नाम रॉड्स एंड कोन्स क्यों रखा गया है भला, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज में कि जो यहाँ पे जो रॉड सेल्स है उसके शेप बिल्कुल रॉड की तरह है, इसीलिए। और जो कोन्स है उसके एंड में एक कोन शेप बन रहा है, इसीलिए इसका नाम रॉड और कोन रखा गया है, ठीक है। रॉड सेल्स और रॉड्स, अब रॉड सेल्स को हम रॉड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना ऑफ आई दैट कैन फंक्शन इन लेस इंटेंस लाइट। अब रॉड सेल्स या रॉड्स वो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, यानी लाइट कितनी एंटर कर रही है उस पर काम करते हैं, ठीक है। और ये प्रेजेंट होते हैं रेटिना के अंदर, ठीक है। और ये कितनी इंटेंस लाइट आ रही है उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ विजुअल फोटो रिसेप्टर कोन सेल्स, अब ये कोन सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब कोन सेल्स और कोन्स, अब कोन सेल्स को हम कोन्स भी कहेंगे, आर वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। अभी जो दूसरे टाइप के फोटो रिसेप्टर सेल्स है उसको हम कोन सेल्स या फिर कोन्स कहते हैं, दैट आर इन रेटिना ऑफ आई विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। अब ये जो कोन सेल्स होते हैं वो दूसरे टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो रेटिना के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये कलर पहचानने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एज वेल एज आई कलर सेंसिटिविटी, और जो आई कलर सेंसिटिविटी होती है उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे फंक्शन बेस्ट इन रिलेटिवली ब्राइट लाइट। अब ये सबसे अच्छा काम जब ब्राइट लाइट होती है ना तब करते हैं, एज अपोज टू रॉड सेल्स, और इनका काम रॉड सेल्स से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Accommodation. अब accommodation is a process by which the vertebrate eye changes optical power. अब accommodation एक प्रोसेस है जिससे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो अपने ऑप्टिकल पावर को चेंज करते हैं। अब ऑप्टिकल पावर को चेंज करने की क्या ज़रूरत आ रही है, चलिए देखते हैं। टू मेंटेन क्लियर इमेज, मतलब इमेज क्लियर रहे इसीलिए ऑप्टिकल पावर को चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट एज इट डिस्टेंस वेरीज, जब डिस्टेंस वेरी करता है तो
इमेज को क्लियर रखने के लिए फोकस मेंटेन होना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये काम होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, एकोमोडेशन एक्ट्स लाइक रिफ्लेक्स। अब एकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है, मतलब अपने आप वो सेट हो जाता है, बट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली कंट्रोल, लेकिन उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स vary the optical power by changing the form of elastic lens। अभी यहाँ पे बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो अपना ऑप्टिकल पावर अपने आप चेंज कर सकते हैं और किसके हेल्प से, तो यहाँ पे लिखा है इलास्टिक लेंस से। ठीक है, और ये काम कैसे करते हैं, यूजिंग द सिलरी बॉडी ह्यूमंस कैन वेरी अप टू 15 डायोप्टर्स। मतलब ह्यूमंस भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, वो लिमिट है 15 डायोप्टर्स तक। ठीक है, फिश एंड एम्फीबियंस वेरी द पावर बाय चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन रिजिड लेंस एंड रेटिना विथ मसल्स। अब फिश और एम्फीबियंस भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ करने के लिए वो डिस्टेंस वेरी करते हैं। अब डिस्टेंस किसके बीच में, तो यहाँ पे लिखा है रेटिना और मसल्स की हेल्प से ये करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो इमेजेस फिर से देख पा रहे होंगे। फर्स्ट इमेज पे लिखा है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और सेकंड पे लिखा है नियर ऑब्जेक्ट। जब इंसान बहुत दूर की कोई चीज़ देख रहा होता है तो जो लाइट एंटर करती है उसकी आंखों में, उसका शेप इस तरीके से का होता है, पैरेलल रेज आता है और फिर अंदर जाके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ पास की देख रहा है तो वो इस तरीके का शेप से फिर रेटिना में उसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अभी आंखें इतना सारा काम कर रही है, लेकिन उसके कुछ कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। अब हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो पहला डिफेक्ट हमको यहाँ पे दिखाया गया है उसको नाम दिया है मायोफिया। ठीक है, मायोफिया कॉमनली नोन एज नियर साइटनेसनेस एंड शॉर्ट साइटनेसनेस। अब मायोफिया का दो और नाम है, एक नाम है नियर साइटनेसनेस और दूसरा वाला जो नाम है वो है शॉर्ट साइटनेसनेस। इन दिस कंडीशन ऑफ द आई, द लाइट दैट कम्स डज नॉट डायरेक्टली फोकस ऑन द रेटिना। अब ये कंडीशन में क्या होता है कि जो लाइट अंदर आ रही है आँख के अंदर वो रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती है, बट इन फ्रंट ऑफ इट, लेकिन उससे पहले ही वो फोकस हो जाती है, कॉजिंग द इमेज दैट वन सीज व्हेन लुकिंग एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू बी आउट ऑफ। अभी जो उसको इमेज दिख रही होगी ना, वो कंप्लीट क्लियर नहीं दिख रही होगी, बल्कि वो ब्लर इमेज दिख रही होगी, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो तो रेटिना से पहले ही हो जा रहा है मायोफिया में। ठीक है, दिस फिगर शोज एन डिफेक्ट कॉल्ड मायोफिया। अभी यहाँ पे जो साइड पे ये वाली जो इमेज है ना पूरी, वो मायोफिया का डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इन दिस केस द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर converged in front of an image in front of an retina, due to which I cannot see the distinct object clearly। अभी इसके अंदर जो दूर की चीज़ें होती है ना, वो इंसान को नज़र नहीं आती। क्यों नज़र नहीं आती, क्योंकि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना से पहले ही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी वो ब्लर्ड हो रही होगी। ठीक है, मतलब ठीक से नहीं, धुंधला सा इमेज बन रहा होगा उसके उस आंखों में। ठीक है, मायोफिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्केव लेंसेज। अब मायोफिया को ट्रीट किया जा सकता है, उसका एक मेथड है कि स्पेक्टिकल्स का यूज़ कीजिए जो स्पेक्टिकल्स में कॉन्केव लेंसेज लगे हो। ठीक है, व्हेन कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मायोपिक आई as shown in figure, then the parallel rays of light coming from a distant object at the farthest point of myopic eye, since the rays of light now appear to coming from the eyes far। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको एक ट्रिक दिखाई गई है कि कैसे हम ये मायोपिक आई होती है उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल्स का यूज़ करने को बोला है, लेकिन स्पेक्टिकल्स में कॉन्केव लेंसेज लगे होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो इमेज रेटिना से पहले ही बन जा रही है, अब वो इमेज जाकर रेटिना पे ही बनेगी, जिसके लिए वजह से हमको जो इमेज अब दिखाई दे रही थी धुंधली सी, वो अब क्लियर दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो मायोपिक आई होती है उसको ट्रीट कर किया जा सकता है। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोफिया। अब दूसरी एक जो
या कॉजेस हो सकता है, आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको नाम दिया है हाइपरमेट्रोफिया। ठीक है, द डिफेक्ट्स ऑफ आई कॉल्ड हाइपरमेट्रोफिया इज कॉज्ड। अब हमको बताया है कि हाइपरमेट्रोफिया क्यों होता है। ठीक है, तो उसके दो रीजंस दिए गए। पहला रीजन ये है, ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। जब आई लेंस होती है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, तब ये डिफेक्ट हो सकता है। दूसरा ये है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू स्मॉल। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि जो आई बॉल है उसकी साइज बहुत छोटी है। ठीक है, ये रीज़न की वजह से हाइपरमेट्रोफिया कॉस्ट हो सकता है। अब ये हाइपरमेट्रोफिया होता क्या है, इसके अंदर इमेज रेटिना से पीछे के साइड पे बनती है। ठीक है, यहाँ पे बन रही है, देखो रेटिना यहाँ पे है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन रेटिना से पीछे के साइड पर होता ही है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसको हाइपरमेट्रोफिया है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और इसके दो रीज़न हो सकते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़े। कन्वर्जिंग पावर लो हो सकता है, या फिर आई बॉल बहुत छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये दो रीजंस हैं हाइपरमेट्रोफिया के। हाइपरमेट्रोफिया मीन्स लॉन्ग साइट एंड इट्स वेयर द इमेज नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। जैसे कि मैंने बताया कि पास की चीज़ देखने में प्रॉब्लम हो सकता है हाइपरमेट्रोफिया है तो। ठीक है, और इमेज रेटिना के पीछे के साइड पे बनती है इसमें। दिस कुड बी बिकॉज आई इज टू शॉर्ट। अभी रीज़न यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है क्योंकि आई बहुत छोटी है, और कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट इनफ। कॉर्निया या तो फिर क्रिस्टलाइन लेंस होती है, वो लाइट को इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, अ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन मे हैव ब्लर्ड विजन व्हेन लुकिंग ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू हिम। जब इसको जिसको प्रॉब्लम होती है वो कोई पास चीज़ देखता है तो उसको ब्लर्ड इमेज दिखाई देता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जब वो दूर की कोई चीज़ देखता है तो वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरीका है ट्रीट करने का, तो उसकी बात करेंगे हम लोग। अब इसमें इसको भी ट्रीट किया जा सकता है बाय यूजिंग अ स्पेक्टिकल्स, लेकिन वो स्पेक्टिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस लगे होने चाहिए। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज इज मूव फॉरवर्ड एंड फोकस करेक्टली ऑन रेटिना। अब जिसके वजह से जो इमेज रेटिना के पीछे बन रही थी अब वो आगे आ जाएगी और रेटिना पे ही फोकस होगी, जिसके वजह से उसको पास वाली चीज़ भी अब सही ढंग से दिखाई देने लगेगी। Presbyopia. Presbyopia is a condition associated with aging in which the eye exhibits a progressively diminished ability to focus on nearby objects. अभी ये जो प्रेस्पोस्फिया यहाँ पे लिखा है वो एक कंडीशन हो जाती है जिसके अंदर एज के साथ इंसान की जो पास वाली चीज़ें होती है उसके ऊपर फोकस करने की एबिलिटी वो टाइम बाय टाइम कम होती रहती है। ठीक है, प्रेस्पोस्फियाज एग्जैक्ट मैकेनिज्म्स आर नॉट फुल्ली अंडरस्टूड। अभी यहाँ पे एक चीज लिखी है कि जो पेस्पोस्फिया होता है उसके पीछे का असली मैकेनिज्म वो अभी तक फुल्ली अंडरस्टूड नहीं हुआ है, मतलब कोई समझ नहीं पाया अभी तक उसको। ठीक है, रिसर्च एविडेंस मस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट्स अ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन एक एविडेंस ऐसे मिलता है कि जो एक कंडीशन एक रीजन बता रहा है जिसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस वो कम होने के कारण ये चीज होती है। ठीक है, although changes in lens of curvature from continual growth and loss of power of ciliary muscles. अब ciliary muscles क्या है? The muscles that bend and strengthen the lens have also been postulated as the cause. ठीक है, this defect is corrected in the same way as hypermetropia by using spectacles having convex lens. तो अभी ये कंडीशन से बाहर आने का एक ही तरीका है, इसमें भी स्पेक्टिकल्स का यूज कर सकते हैं और स्पेक्टिकल्स में जो लेंस लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स होने चाहिए। तो ये एक तरीका है जिसके अंदर प्रेस्बोस्फिया से ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब है कैटराइट। अभी कैटराइट एजिंग के साथ आता है। ठीक है, कभी किसी को ज्यादा आ जाता है, कभी किसी को देर से आता है, लेकिन कैटराइट आता तो है। अ कैटराइट इज इन क्लाउडिंग ऑन द लेंस इनसाइड द आई। अभी कैटराइट है क्या, तो एक क्लाउडिंग जैसा हो जाता है लेंस के अंदर आंख में। ठीक है, और इसके वजह से विच लीड्स टू डिक्रीज इन विजन, देखने में तकलीफ होती है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस
एंड इज कन्वेंशनली ट्रीटेड विथ सर्जरी। अब ये ब्लाइंडनेस के लिए सबसे बड़ा रीजन होता है और इसको ट्रीट करने का एक ही तरीका है, वो है सर्जरी। विजुअल लॉस अकर बिकॉज ऑफ ऑप्टिफिकेशन ऑफ लेंसेज ऑब्स्टेकल्स लाइट फ्रॉम पासिंग एंड बीइंग फोकस्ड ऑन रेटिना। अब इसके पीछे एक दूसरी वजह ये हो जाती है कैटरेक्ट की वजह से कि देखने में तकलीफ आई आती है, ठीक है, क्लाउडिंग जैसा हो जाता है, ऐसे भी साफ सुथरा तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लाइट भी पास होना मुश्किल हो जाती है, ठीक है, कैटरेक्ट की वजह से, और जिसके वजह से जो इमेज फोकस होनी चाहिए रेटिना पे वो नहीं हो पाती है, बल्कि उससे पीछे बनती है। इट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू एजिंग। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वजह कैटरेक्ट की एज ही है, ठीक है, बट हैज मैनी अदर कॉजेस, लेकिन इसके बहुत दूसरे भी कारण हो सकते हैं। ओवर टाइम येलो ब्राउन पिगमेंट इज डिपोजिटेड इन लेंस। अभी यहाँ पे बताया है कि टाइम के साथ ही येलो और ब्राउन कलर के पिगमेंट डिपोजिट हो जाते हैं लेंस के ऊपर, एंड दिस टुगेदर विथ डिस्ट्रप्शन ऑफ लेंस फाइबर। अब इसके कारण जो लेंस के फाइबर्स होते हैं ना, उस पर डैमेज होता है और उसके वजह से रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एंड लीड्स टू विजुअल प्रॉब्लम। लाइट की जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पास होने की एबिलिटी, वो कम हो जाती है और इसके वजह से जो विजुअल प्रॉब्लम्स होती है, देखने में तकलीफ आए, वो सब होने लगता है। Those with cataracts often experience difficulty in appreciating colors। अब जिसको कैटराइट हो जाता है उसको देखने में भी तकलीफ आती है और वो कलर भी नहीं पहचान पाता है ढंग से, ये कौन सा कलर है। एंड चेंजेस इन कॉन्ट्रास्ट, और कलर देख पा रहा होगा तो उसका जो कलर होगा वो एग्जैक्ट नहीं उसको दिख रहा होगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट चेंज हो जाते हैं कलर के। फिर ड्राइविंग करता होगा तो उसको उधर तकलीफ होती होगी, पढ़ता होगा कुछ तो वहां भी प्रॉब्लम होगी। रिकॉग्नाइजिंग फेसेस, मतलब सही ढंग से चेहरे को पहचान नहीं पाता होगा वो। एंड कूपिंग विथ ग्लेयर फ्रॉम ब्राइट लाइट्स, जब ब्राइट लाइट्स में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब रिफ्रैक्शन होता है ग्लास प्रिज्म से, तो हमको कैसी इमेज दिखेगी, क्या होगा, वो आप जानेंगे ये वाली स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक वाइट लाइट एंटर होती है, प्रिज्म की एज पे लगती है, वहां पे वो वाइट लाइट स्कैटर हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स से, ठीक है। ये कलर्स कौन से है? रेनबो के कलर्स। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म इट स्कैटर्ड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब आखिर ये प्रिज्म के अंदर होता क्या है, वो इस फिगर की हेल्प से हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये रे आ रही है PE, उससे नाम दिया है इंसिडेंट रे। दरअसल ये वो वाइट लाइट है, ठीक है। फिर EF है, उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। फिर FS है, वो है इमर्जेंट रे, ठीक है। फिर ये जो एंगल A है उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एंगल I है उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर यहाँ पे जो एंगल R है उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पे जो एंगल E है उसे कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर यहाँ पे जो एंगल D है उसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ये लाइट इधर से आती है, फिर यहाँ स्कैटर होती है, फिर यहाँ से वापस रिफ्रैक्ट होगी और इस तरीके से उसकी जर्नी आगे कैरी ऑन करेगी, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो यहाँ पे उसकी एक डेफिनेशन दी है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसको कहते हैं कि जब लाइट थ्रो होती है बहुत सारी रैंडम डायरेक्शंस में उसको, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मून है, लेकिन उसकी लाइट चारों दिशा में फैली हुई है रैंडमली, इसीलिए इसको कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट पासिंग थ्रू द कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही है, इसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। ये सन रेस है, वो इधर उधर जहाँ से उसको जगह मिल रही है वहाँ से वो बाहर निकल रही है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो बहुत सारे ट्रीज होते हैं वगैरह होता है, ठीक है।
तो इस तरीके की लाइट्स जब निकलती है उसको ही कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे और एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें भी लाइट स्कैटर हो रही है, लेकिन ये पिक्चर सनराइज और सनसेट के टाइम की है। द इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमोसफियर। अब स्कैटरिंग हर बार ऐसी ज़रूरी नहीं है, स्कैटरिंग ट्रीज से हो, लीव्स से हो, वगैरह से हो, लेकिन अर्थ के एटमोसफियर की वजह से भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है, क्योंकि एटमोसफियर में इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से भी स्कैटरिंग होती है। तो यहाँ पे जो एक इमेज है उसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसकी वजह से ब्लू कलर की स्काई दिख रही है वो दिखाया गया है। और यहाँ पे जो सेकंड इमेज है वो सनसेट और सनराइज के टाइम की है, ठीक है, जिसमें भी लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है। अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट में होता क्या है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हमारे खिड़कियों में से सनरेज आती है, ठीक है। तो हमको पूरा जो सनरेज का पाथ दिखाई दे रहा है, वो क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि लाइट स्कैटर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट डिस्क्राइब बाय जॉन टिंडल। रेनबो फॉर्मेशन। अब रेनबो तो हमको पहले से पता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, इंद्रधनुष। हमको वो भी पता है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7। यस, यू आर राइट। लेकिन ये रेनबो बनता कैसे है और क्यों हमको रेनबो ज्यादातर मॉनसून सीजन्स में ही देखने को मिलता है? कभी ऐसा सोचा है? उसका एक नेचुरल फिनोमिना है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले वो बनता कैसे है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेनबो हर बार वाइट लाइट की वजह से ही बनता है, वाइट लाइट जो सन से उसको मिलती है। जब वाइट लाइट वाटर ड्रॉपलेट्स पे गिरती है तो जैसे ही वो अंदर एंटर होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। फिर वहाँ से उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे एंड तक पहुँच जाती है। फिर वहाँ से वो वापस बाहर निकलती है और इस टाइम वो स्प्लिटेड होती है 7 डिफरेंट कलर में, और उसका शेप एक आर्क टाइप होता है जो और कुछ नहीं बल्कि रेनबो होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाइट लाइट एंटर कर रही है सन से आई हुई, वहाँ पे बी पॉइंट पे उसका रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्शन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है स्पेक्ट्रम का, फिर वापस वो आके डी पे आ जाती है, वहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ से ये जो पूरा निकल रहा है वो 7 कलर्स का बैंड, वो ही रेनबो है। तो इस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। अ रेनबो इज एन ऑप्टिकल एंड मेथ्रोलॉजिकल फिनोमिना। अब यहाँ पे रेनबो को एक ऑप्टिकल और मेथ्रोलॉजिकल फिनोमिना कहा गया है। ऑप्टिकल तो हमको पता चल गया, लेकिन ये मेथ्रोलॉजिकल क्या है? तो यहाँ पे ऐसे फिनोमिनास जो नेचर से रिलेटेड होते हैं उसको मेथ्रोलॉजिकल फिनोमिनास कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉज्ड बाय बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स। मतलब रेनबो बनता है उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? सब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, रिजल्टिंग इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अपियरिंग इन स्काई। और उसके वजह से जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है और वो हमको जो स्काई में दिखाई देता है। इट मेक्स द फॉर्म ऑफ अ मल्टी कलर्ड आर्क, और उसका शेप एक मल्टी कलर्ड आर्क के टाइप का होता है, ठीक है। रेनबोज कॉज्ड बाय सनलाइट ऑलवेज अपीयर इन द सेक्शन ऑफ स्काई डायरेक्टली अपोजिट टू सन। अभी यहाँ पे कहा गया हमको को रेनबो हमको डायरेक्टली स्काई में देखने को मिलता है, और वो हर बार
सन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है, ठीक है। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो। अब रेनबो के स्टेप्स बताए गए कि रेनबो आखिर में बनता कैसे। तो पहला जो स्टेप है, लाइट फ्रॉम सन स्ट्राइक्स रेन ड्रॉप। जैसे कि मैंने कहा कि सन से आने वाली वाइट लाइट वो वाटर ड्रॉपलेट को स्ट्राइक करती है, ठीक है। सम ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड। थर्ड पॉइंट है, द रेस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्रेक्टेड। मतलब सेकंड और थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि कुछ पोर्शन उस लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू कंपोनेंट कलर्स। अब व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, कंपोनेंट कलर मतलब वो 7 रंग। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है, लाइट इज रिफ्रैक्टेड अगेन एज इट लीव्स रेन ड्रॉप। मतलब जब लाइट रेन ड्रॉप से बाहर निकलती है तब वापस वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। और यहाँ पे सिक्स पॉइंट है, कलर्ड आर फर्दर डिस्प्रेस्ड। मतलब वापस कलर्स एक आर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है, स्काई में। पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब स्टार की एग्जैक्ट पोजीशन स्काई में कहाँ होती है और ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी अब यहां से। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये जो स्टार्स ट्विंकल करते हुए हमको नजर आता है ना, वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसका, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट का, ठीक है। सिंस लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। अभी यहाँ पे बता दिया है कि लाइट मुड़ती है, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल। उसके वजह से जो अपीयरेंट पोजीशन होता है वो एक्चुअल पोजीशन से डिफरेंट होता है वो स्टार के, ठीक है, एज इट पासिस थ्रू द एटमोस्फियर। और ये सब होता क्यों है, क्योंकि लाइट पास होती है एटमोस्फियर में से, ठीक है। Hence the star appears slightly higher than its actual position। और इस वजह से स्टार हमको जहां पे दिखता है वो पोजीशन एक्चुअली उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर के साइड पे होता है, ठीक है। ड्यू टू चेंजिंग कंडीशन ऑफ अर्थ्स एटमोस्फियर। अब अर्थ का एटमोस्फियर भी चेंज करता रहता है, वो एक कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसके वजह से द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार चेंजेस स्लाइटली। तो स्टार की पोजीशन भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो उस वजह से हमको लाइट की इंटेंसिटी भी एक नहीं रहेगी, वो भी चेंज होती रहेगी। तो इस वजह से लाइट रीचिंग द आई ऑल्सो फ्लक्चुएट्स। मतलब जो लाइट हम तक पहुंच रही है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है। दिस गिव्स राइज टू ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। और इसके वजह से हमको स्टार ट्विंकल कर रहा है ऐसा नजर आता है, ठीक है। डिलेड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सनराइज लेट होता है और ऐसा भी होता है कि सनसेट वो भी लेट हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। जल्दी सनराइज हो जाता है और देर से सनसेट होता है। व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। अब बादल हमको व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी हमको। चलिए देखते हैं। द लाइट बीम्स इंटरेक्ट विथ पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। अब हमको कह रहा है कि जब सन रेज आती है हमारे तक तब वो बहुत बार जो पार्टिकल्स ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है उससे टकराते हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज स्कैटर्ड। तो क्या होगा, वो वाइट लाइट की कुछ एनर्जी स्कैटर हो जाती है, विच मीन्स द लाइट बीम चेंजेस डायरेक्शन। जिसका मतलब है कि वो लाइट बीम का डायरेक्शन चेंज होगा एंड यूजुअली कलर एज वेल। और कलर भी चेंज हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल। अब कितना स्कैटरिंग होगा वो पार्टिकल की साइज के डिपेंड करेगा, ठीक है, रिलेटिव टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। और उस पे वेवलेंथ ऑफ लाइट पे वो इफेक्ट करेगा जो उसके ऊपर गिर रहा है। क्लाउड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर एनी कलर ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन देम। अब
क्लाउड पार्टिकल्स इतने तो बड़े होते ही है कि वो कोई भी कलर की लाइट को स्कैटर कर सके। ठीक है। द रिपीटेड स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉल्ड मल्टीपल स्कैटरिंग। अब ये जो एक से ज्यादा बार स्कैटरिंग हो रही है उसको मल्टीपल स्कैटरिंग कहते हैं। causes white light because enough light of all colors is scattered। अभी ये बहुत ज़्यादा बार स्कैटर हो जा रहा है तो बहुत सारी कलर्स बनेगा डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। और ये सभी कलर्स हमारे आंखों में आ रहे हैं एंड दोज कलर्स कंबाइन टू मेक वाइट लाइट। और ये सभी कलर्स एक साथ मिल जाता है और वाइट लाइट बना देता है, इसीलिए हमको बादल वाइट कलर के दिखाई देते हैं।